हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने प्रकाश के अपवर्तन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उसके आगे के जो पॉइंट्स हैं, लेंस वगैरह, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको इंग्लिश में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसका एक सीधा सीधा पॉइंट आपको TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का शॉर्ट फॉर्म सीधा लिखा हुआ मिलेगा TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आज का अपना पॉइंट ये है। अब इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा यह है कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान एक निश्चित मान से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो देखो, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। पहला तो है ये कि प्रकाश की किरण जो है, प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही हो, सघन से कौन से माध्यम में जा रही हो? विरल माध्यम में जा रही हो, और आपतन कोण का मान, आपतन कोण का जो मान है वो अधिक हो एक निश्चित कोण से, जिसे क्रांतिक कोण कहा जाता है, तो होता क्या है? प्रकाश किरण उसी माध्यम में, प्रकाश किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो ये पूरी डेफिनेशन इसकी है, जिसको मैंने 3 स्टेप में लिखा है। और ये जो पहले दोनों स्टेप हैं, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त है। आपसे पूछा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कितनी शर्त है, तो ये दोनों स्टेप जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें हैं। क्या है? पहली बात तो ये कि प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जानी चाहिए और आपतन कोण का मान एक निश्चित कोण से अधिक होना चाहिए। उस निश्चित कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसकी परिभाषा हम आगे पढ़ेंगे। तो यदि ऐसा हो जाता है तो प्रकाश किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, किस तरह से ये है। इसको समझने के लिए हम जो है वो एक डायग्राम बनाते हैं कि ये हमारा कोई सतह है और इसके इस साइड जो है वो सघन माध्यम है और ऊपर की साइड जो है वो विरल माध्यम है, और ये इसका एक अभिलंब है। सबसे पहले हम मानते हैं कि प्रकाश की किरण मान लीजिए इस तरह से आई और ये इसका आपतन कोण है। तो इस तरह से आएगी तो देखो ये अविलंब से दूर हटेगी, इस तरह से जाएगी। यदि मैं आई का मान लगातार बढ़ाता जाऊं तो जाहिर सी बात है आर का मान भी बढ़ता जाएगा और ये जो आपकी प्रकाश की किरण है वो इस डायरेक्शन में मूव होती जाएगी। जैसे जैसे आई का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रकाश की किरण जो है आपकी इस डायरेक्शन में मूव होती जाएगी, और एक ऐसी स्थिति आपको प्राप्त होगी जिसमें क्या होगा कि प्रकाश की जो किरण है वो जो है वो इस अभिलंब के लंबवत निकल जाती है, इस तरह से 90 डिग्री पे निकल जाती है। तो प्रकाश के इस कोण को, सॉरी, आपतन कोण के इस मान को जो है वो क्या कहा जाता है? क्रांतिक कोण कहा जाता है, और क्रांतिक कोण को जो है वो IC से लिखते हैं। तो ये बात देखो मैं पहले बता चुका हूं। अब इसके बाद में यदि आपके आपतन कोण का मान जो है इससे भी ज्यादा हो जाए, यदि आपके आपतन कोण का मान इससे भी ज्यादा हो जाए, इस तरह से कि ये आपके पास प्रकाश की किरण इस तरह से आई यहां से, और आपतन कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण से भी ज्यादा था, ये कोण जो है वो क्रांतिक कोण से भी ज्यादा था। यदि ऐसा था तो प्रकाश की किरण जो है वो आपको उसी माध्यम में वापस परावर्तित होकर मिल जाती है, अगले माध्यम में नहीं जाती, इसी माध्यम में लौट आती है, इस तरह से। तो ये जो घटना है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। इसकी शर्तें जो है वो ऊपर लिखी हैं, इसकी डेफिनेशन जो ऊपर लिखी है। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जानी चाहिए और आपतित कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। दो शर्तें होगी तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में, जिस माध्यम में वो है उसी माध्यम में लौट आती है, अगले माध्यम में नहीं जाती। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। अब बात आती है कि क्रांतिक कोण क्या है, क्रिटिकल एंगल जिसे हम कहते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके सूत्र क्या है। तो अगली अपनी हेडिंग है
क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल। क्रांतिक कोण, देखिए क्या चीज है क्रांतिक कोण? क्रिटिकल एंगल। इसका जो हमने ऊपर डायग्राम बनाया वही डायग्राम हम यहाँ दोबारा जो है इसको ड्रॉ करते हैं इसको समझने के लिए। तो ये हमारे पास कोई एक माध्यम की सतह रेखा है, मान लेते हैं, दो माध्यम मान लेते हैं उसके दोनों तरफ। ये दो माध्यमों के मध्य की सतह रेखा है और ये हमारा अभिलंब है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसके इस साइड, नीचे की साइड जो है वो अपन मान लेते हैं कि सघन माध्यम है और ऊपर की साइड जो है वो मान लेते हैं कि विरल माध्यम है। तो ये हमारा सघन माध्यम है इस साइड और ऊपर है हमारा विरल माध्यम। अब एक प्रकाश की किरण मानते हैं और वो प्रकाश की किरण जो है वो सघन से विरल माध्यम में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ये रही। और क्रांतिक कोण का मान ऐसा है कि जिसके संगत जो अपवर्तित किरण है वो इस डायरेक्शन में यानी अभिलंब के लंबवत निकल जाती है। तो इस कोण का मान जो है वो क्रांतिक कोण कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? तो देखो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनी, यदि प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही हो, यदि प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही हो, विरल माध्यम में जा रही हो तो आपतन कोण का वह मान, तो आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त होता है, 90 डिग्री प्राप्त होता है, तो वो क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। तो देखिए आपतन कोण का वह मान जिसके संगत ये अपवर्तन कोण है, तो ये अपवर्तन कोण कितने डिग्री का आ रहा है? 90 डिग्री का आ रहा है। तो ये देखिए ये अपवर्तन कोण 90 डिग्री का आ रहा है। तो आपतन कोण का वह मान, शर्त यह है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जानी चाहिए, तभी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। सघन से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है और आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान जो है वो 90 डिग्री से अधिक प्राप्त होता है, तो इसे जो है वो हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। अब क्रांतिक कोण के लिए हम इसकी वैल्यू को निकालने के लिए हम जो है वो लगाते हैं स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम से क्रांतिक कोण की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखो क्या हो गया यहाँ पे स्नेल का नियम, अलाइनमेंट थोड़ा सा इसका चेक करो भाई। तो बच्चों स्नेल का नियम हम लगाते हैं, स्नेल का नियम। तो देखिए भैया स्नेल का नियम ये कहता है कि आपके पास फॉर्मूला है μ1 sin I बराबर μ2 sin R, ये लगाना अपने को। तो सबसे पहले μ1, ये हमारा फर्स्ट माध्यम है, इधर से प्रकाश की किरण इधर जा रही है, तो फर्स्ट माध्यम में सघन माध्यम है, सघन माध्यम को डेंसर मीडियम कहते हैं, तो डेंसर मीडियम का डी काम में लेते हैं ना, तो यहाँ पे म्यू डी लिख लेते हैं, इसका मतलब हो गया डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक। और साइन आई का मान हमारे पास कितना है? आई सी के बराबर यानी क्रांतिक कोण के बराबर है। ऊपर जो है वो क्या है हमारे पास? विरल माध्यम है, विरल माध्यम का यहाँ अपन म्यू रेयर लिख लेते हैं और ये साइन आर का मान है यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये देखिए इस तरह से बनता है म्यू डी बचा अपॉन साइन आई सी बचा और साथ में म्यू आर बचा। तो यदि आपको क्रांतिक कोण का मान यहाँ पर ज्ञात करना हो तो सिंपल सा लॉजिक है, क्रांतिक कोण का मान यहाँ कितना प्राप्त हो रहा है? क्रांतिक कोण का मान यहाँ आपको प्राप्त हो रहा है साइन आईसी बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर, यानी कि विरल माध्यम का अपवर्तनांक बट्टा सघन माध्यम का अपवर्तनांक ये है, म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर है विरल माध्यम का अपवर्तनांक बट्टा
सघन माध्यम का अपवर्तनांक, ये जो है वो सूत्र अपने पास क्रांतिक कोण का बनता है। अमूमन आपको जब भी क्रांतिक कोण के बारे में बात की जाएगी तो ऊपर वाला जो माध्यम है वो हवा दिया जाता है यानी विरल माध्यम के तौर पर, और सघन माध्यम के तौर पर आपको जो है वो पानी दिया जाता है। पानी और हवा के कॉम्बिनेशन में इसको पूछते हैं। तो यहाँ पे जो यदि अपन पानी और हवा के कॉम्बिनेशन के लिए इसको निकालें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, साइन IC बराबर, यदि हमारा हवा है तो यहाँ एयर लिख लेते हैं, और सघन माध्यम हमारा वाटर है, पानी है, तो यहाँ वाटर लिख लेते हैं। तो साइन IC का मान कितना हो जाएगा, उसके लिए हवा का अपवर्तनांक होता है 1 और पानी का होता है 4/3, तो ये कुछ यू बना अपने पास। साइन IC का जो मान बना वो अपने पास सॉरी इस तरह से ये मान अपने पास बनेगा 3/4। ये पानी और हवा का कॉम्बिनेशन है तो उसके लिए क्रांतिक कोण का मान आएगा 4/3, साइन इनवर्स 4/3, ये इस तरह से मान आता है। तो ये क्रांतिक कोण के मान की बात हो गई। अब अपने से कुछ उदाहरण इसमें पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन कौन से उदाहरण हैं जहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का प्रयोग किया जाता है या उसका एप्लीकेशन होता है। तो देखिए इसमें अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना की चर्चा करते हैं, उसके एप्लीकेशन की चर्चा करते हैं। तो इसमें दो आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं। एक तो होता है आपका रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में मिराज बनती है। मिराज का मतलब मरीचिका बनती है। रेगिस्तानी इलाकों में गर्मी के दिनों में पानी दिखाई देने का आभास होता है, सड़क पर पानी दिखाई देने का आभास होता है, लेकिन वास्तव में वहां पानी का स्रोत मौजूद नहीं होता। तो पानी के स्रोत का आभास होना जो है वो क्या कहलाता है, मरीचिका कहलाता है, मिराज कहलाता है। वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण ही बनता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का यदि अपन उल्लेख करें तो एक तो गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में, गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देना, मरीचिका दिखाई देना यानी मिराज दिखाई देना। अब ये कैसे होता है, देखो इसमें थोड़ा सा इस पॉइंट को पढ़ लेते हैं। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का उदाहरण है। हालांकि आपको इसको ज्यादा विशेष डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये किस तरह से बन रहा होता है। तो मान लीजिए कि ये हमारी कोई पृथ्वी की सतह है इस तरह से, और ये कोई एक लेयर मान लेते हैं बीच में। गर्मी के दिनों में होगा क्या कि जो अपना हवा वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। तो वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाने का मतलब ये हुआ कि ये जो नीचे की वायु है ऊपर उठ जाती है, यहाँ वायु के कण जो है वो ऊपर वाली साइड चले जाएंगे। तो नीचे की जो वायु है वो तो हो जाएगा विरल माध्यम, और ऊपर की वायु बन जाएगी सघन माध्यम। अब जब यहाँ से आकाश से आने वाली प्रकाश किरण इस तरह से यहाँ से गुजरती है तो वास्तव में वो सघन से विरल माध्यम में जा रही होती है। तो सघन से विरल माध्यम में जा रही होती है तो ये यहाँ से यदि इसका मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए तो ये इस तरह से उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, और ये हमें यहाँ कहीं हमारी आंख को यहाँ से आती हुई दिखाई देती है इस तरह से पीछे की साइड। तो इस आकाश का यानी स्काई का प्रतिबिंब अपने को यहाँ दिखाई देता है, स्काई डेज। इसीलिए हमें वहां जलाशय होने का यानी नीले रंग के जलाशय होने का आभास होता है। तो ये इसे कहा जाता है मरीचिका बनना या मिराज बनना। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण होता है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसे हिंदी में प्रकाश तंतु कहा जाता है, उसमें भी ऐसा ही होता है, प्रकाश तंतु। आप इसका इंग्लिश नाम भी याद रखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है OFC, ऑप्टिकल फाइबर केबल। इसमें भी क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की सहायता से ही जो है वो डाटा को, हमारे संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। इसमें कांच या फाइबर के बने छोटे छोटे तंतु होते हैं इस तरह से, कांच या फाइबर के बने तंतु होते हैं। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं समझने के लिए। और इसके बाहर एक ऐसे माध्यम की कोटिंग कर देते हैं, यहां पर इस तरह से बाहर एक ऐसा माध्यम लगा देते हैं जो कि अंदर वाले पदार्थ से जिसका अपवर्तनांक कम हो। अब यहां पर क्या होता है कि जो संकेत होता है उसको इस तरह से एक साइड से भेज देते हैं,
अब यहां से देखो, अंदर जो है वो तो है विरल माध्यम, सॉरी, अंदर जो है वो तो है सघन माध्यम, और बाहर जो हमने कोटिंग की है वो है विरल माध्यम। तो वास्तव में ये प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही होती है, तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, ये अंदर चली जाती है वापस। फिर इसका दूसरी साइड से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, फिर ये चली जाती है, फिर इसका अगली साइड से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और ये बहुत सारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन को करते हुए जो यहाँ से भेजा गया है, जो हमारा डाटा है यहाँ से भेजा गया, वो डाटा हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है इस तरह से। तो इधर से भेजा गया जो डाटा है वो अपने को यहाँ प्राप्त हो जाता है। तो संकेतों को भेजने के लिए जो प्रकाश तंतु है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर ही आधारित है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में प्रकाश की तीव्रता में कोई हानि नहीं होती, ये पॉइंट आपको विशेष याद रखना है। TIR यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में प्रकाश की तीव्रता में कोई हानि नहीं होती, कोई हानि नहीं होती है। अच्छा, ये तो पॉइंट हो गया कि प्रकाश की तीव्रता में कोई हानि नहीं होती। अब अगला पॉइंट इसमें देखो ध्यान से, यहां पे क्या हो रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर जो प्रकाश तंतु था, तो जितनी तीव्रता का डाटा यहां से भेजा जाता है, तो नगण्य हानि होकर या कोई भी हानि हुए बिना वो अपने को यहाँ रिसीव हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो संकेतों को भेजने में हानि नहीं होती, इसलिए ये सबसे एफिशिएंट तरीका है संकेतों को भेजने में। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में किसी भी प्रकार की तीव्रता में, प्रकाश की तीव्रता में हानि नहीं होती, इसलिए ये जो है वो एफिशिएंट तरीके से डाटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस माध्यम से भेज सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में याद रखने हैं। अब अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, वो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, ये देखो क्या चीज है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखो, श्वेत प्रकाश हम जानते हैं 7 रंगों का समूह होता है। कौन सा विबग्योर, ये 7 रंगों का समूह होता है श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में यदि टूट रहा है, उसको घटक रंगों में टूटने की जो घटना है वो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में टूटने की घटना, को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो देखिए, श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में टूटने की घटना जो है वो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब ये वर्ण विक्षेपण क्यों होता है, इसके क्या कारण है और क्या क्या अपने को इसमें पॉइंट याद रखने हैं। देखिए, तो एक प्रिज्म मानते हैं, एक प्रिज्म बनाते हैं कि ये हमारे पास एक प्रिज्म है। प्रिज्म जो है वो एक कांच का त्रिभुजाकार, षटकोणाकार, किसी भी आकार का जो है एक ऑब्जेक्ट होता है, एक वस्तु होती है। अब इसके दोनों साइड के, मैं पहले साइड से मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये इसका अभिलंब है और इधर वाली लाइन ये अभिलंब है। चलो, इधर वाली की अपने को जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि यहां से श्वेत प्रकाश आया, ये जो प्रकाश आया इस पर आपतित हुआ, ये श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश। और कितने कोण पर यह आपतित हो रहा है, आई कोण पर यह आपतित हो रहा है। अब यहां पे होगा क्या, ध्यान से देखते जाना। अंदर जो है वो कांच है, इसका मतलब ये श्वेत प्रकाश जो है वो हवा से किस में जा रहा है, कांच में जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जो है वो
प्रकाश का अपवर्तन की घटना होगी। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना होने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश अपने मूल मार्ग से विचलित होगा। तो प्रकाश का मूल मार्ग कौन सा था, पहले तो उसको बनाते हैं। ये प्रकाश का मूल मार्ग था, इससे मुड़ेगा। और कितना मुड़ेगा इस बात को कौन डिसाइड करता है, अपवर्तनांक डिसाइड करता है। और अपवर्तनांक अलग अलग रंगों का अलग अलग होता है, इसलिए जाहिर सी बात है कि श्वेत प्रकाश में जो 7 रंग शामिल हैं विबग्योर, उन सब का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। और अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण ये अलग अलग कोण पर मुड़ती है। और इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि लेमडा मैक्सिमम जो है वो किसकी होती है, रेड की होती है। तो इस रेड का जो म्यू है वो मिनिमम होता है, सबसे कम अपवर्तनांक इसी का होता है। और सबसे ज्यादा अपवर्तनांक म्यू मैक्सिमम कौन से रंग का होता है, इसकी चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं, वॉयलेट का सबसे ज्यादा होता है। तो जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है वो सबसे ज्यादा मुड़ेगी, और जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है वो सबसे कम मुड़ेगी। तो यहाँ जो अपने को जब ये प्रकाश की किरण यहाँ से निकलती हुई दिखाई देती है तो ये वॉयलेट सबसे ज्यादा मुड़ती है और रेड जो है वो सबसे कम मुड़ती है। ये इतने कोण पर मुड़ी और ये इतने कोण पर मुड़ी, और बाकी अपने को यहाँ पे सातों कलर बीच में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देखो इस तरह से हो रहा है कि प्रकाश जो है वो जो श्वेत प्रकाश आपतित हुआ था वो अपने सातों घटक रंगों में टूट रहा है। तो सातों घटक रंगों में टूटने की जो घटना है वो क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अब यहाँ पर ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग रंगों की प्रकाश की लेमडा यानी तरंगदैर्घ्य अलग अलग होती है, और इस कारण उनका अपवर्तनांक, किसी भी पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है वोयलेट का और सबसे कम अपवर्तनांक होता है लाल रंग के प्रकाश का। इसलिए सबसे ज्यादा मुड़ती है वो वोयलेट मुड़ती है और सबसे जो कम मुड़ती है वो रेड मुड़ती है। अलग अलग रंग, अलग अलग कोणों पर मुड़ने के कारण ये सातों जो है वो अलग अलग दिखाई देने लग जाएंगी, और इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इंद्रधनुष जो होती है यानी हमारी जो रेनबो होती है, उसके बारे में हमसे ये पूछा जाता है कि ये किस प्रकाशीय घटना का उदाहरण है। तो आप यहाँ याद रखेंगे कि इंद्रधनुष 3 प्रकाशीय घटनाओं का संयुक्त रूप होता है। कौन सी प्रकाशीय घटनाओं का संयुक्त रूप होता है, एक तो प्रकाश के अपवर्तन होता है, यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन के कारण, एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और चूंकि 7 रंग दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब वर्ण विक्षेपण तो हुआ ही है। तो वर्ण विक्षेपण, इन 3 प्रकाशिक घटनाओं का संयुक्त रूप होता है हमारी इंद्रधनुष। क्लियर है इतनी बात। तो इंद्रधनुष प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना का संयुक्त परिणाम होता है, इसलिए हमें इंद्रधनुष यहाँ पर दिखाई देती है। अब यहाँ पर अपन एक और छोटी सी प्रकाशीय घटना की चर्चा आज की क्लास में कर लेते हैं, वो है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के विवर्तन की भी चर्चा हम यहाँ थोड़ी सी कर लेते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट आज की क्लास का है वो है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन, इसको इंग्लिश में डिफ्रेक्शन बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, परंतु मार्ग में आने वाले अवरोध ही या अवरोध के कारण वो उसके तीक्ष्ण किनारों पर से मुड़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इस चर्चा को हम पहले क्लास में कर चुके हैं हाइगेन की थ्योरी में। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, परंतु मार्ग में आने वाले अवरोध या द्वारक का मतलब है कोई छोटा सा छिद्र, आने वाले अवरोध या द्वारक के तीक्ष्ण किनारों पर से मुड़ जाता है, तीक्ष्ण किनारों पर से मुड़ जाता है।
इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। देखिए, कई बार आपको एक शब्द और मिलता है कि प्रकाश अपने मार्ग में आने वाले अवरोध या द्वारक की छाया में फैल जाता है। वो भी बात सही है, फैल जाना या मुड़ जाना एक ही बात है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो मान लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ये एक छोटा सा छिद्र है, द्वारक है, मैंने बड़ा बना रहा है, लेकिन बहुत छोटा सा है, और ये हमारे पास यहां पर कोई पर्दा है जिस पर हम इसका पैटर्न लिखेंगे। अब मान लीजिए कि यहां से प्रकाश की किरण आई, तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में आई और इसके कॉर्नर तक आ गई, और यहां से भी एक प्रकाश की किरण आई और सीधी रेखा में इसके कॉर्नर तक आ गई। यदि प्रकाश का विवर्तन नहीं हुआ होता तो ये प्रकाश यहां से जो चल रहा है वो यहां तक पहुंचता, और यहां से जो चल रहा है वो यहां तक पहुंचता। यानी केवल हमें इतनी ही दूरी में पर्दे पर प्रकाश दिखाई देता, जितने द्वारक का आकार है केवल उतनी दूरी में। लेकिन यहां पर होता यह है कि प्रकाश इन किनारों पर से मुड़ जाता है, किनारों पर से इस तरह से मुड़ता है कि यहां से ये मुड़कर इस तरह से यहां तक पहुंचता है, और यहां से मुड़कर इस तरह से ये यहां तक पहुंचता है। तो जो प्रकाश अपने को छिद्र की जितनी ही दूरी में दिखाई देना चाहिए वो इतनी दूरी में दिखाई देता है, यानी कि ये इसकी ज्यामितीय छाया में फैल गया है। तो दोनों जो आपको शब्दावली मिलती है अपनी किताबों में वो दोनों सही है। वो या तो ये कह सकता है कि प्रकाश अपने मार्ग में आने वाले अवरोध या द्वारक के किनारों पर से मुड़ जाता है, या ये कहता है कि वो उसकी ज्यामितीय छाया में फैल जाता है। इस प्रकाशीय घटना को जो है वो क्या कहा जाता है? प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। अब एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है कि विवर्तन होने की एक महत्वपूर्ण शर्त है। यदि ये होगी तो ही विवर्तन होगा, नहीं तो नहीं होगा। शर्त क्या है? विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि जो अवरोध है या द्वारक है उसका जो आकार है वो तरंग दैर्घ्य की कोटि का ही होना चाहिए। अवरोध या द्वारक का आकार, द्वारक का आकार तरंग दैर्घ्य की कोटि का ही होना चाहिए, तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। अब हम बात कर चुके हैं क्लास में कि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो 3800 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक होती है। भाई मूल बात यह है कि एंगस्ट्रम की कोटि है। इतने ही आकार का यदि आपका छिद्र होगा या आपका जो द्वारक इतने ही आकार का होगा तो प्रकाश का विवर्तन प्रेक्षित होगा, नहीं तो प्रकाश का विवर्तन प्रेक्षित नहीं होगा। प्रकाश अपने उससे मुड़ेगा नहीं, यदि बड़ा या छोटा है। ना तो इसे बड़ा द्वारक चाहिए ना इससे छोटा चाहिए। इसी आकार का, लगभग इसी आकार का यदि आपका अवरोध होगा तो एंगस्ट्रम की कोटि का ही होना चाहिए। अब यहां पर हम ध्वनि के विवर्तन का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। ध्वनि का विवर्तन, यहां भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ लेते हैं क्योंकि कंपेयर करके क्वेश्चन आता है। प्रकृति में हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी अवरोध हैं, वो सारे के सारे मीटर की कोटि के होते हैं, और जो ध्वनि की खुद की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो भी मीटर की कोटि की होती है। इसलिए ध्वनि का जो विवर्तन है वो प्रकाश की तुलना में आसानी से प्रेक्षित होता है। आपसे पूछा जाता है कि ध्वनि का विवर्तन प्रकाश की तुलना में आसानी से प्रेक्षित क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति में हमारे आसपास जितने भी अवरोध हैं, हमारा गेट है, हमारी खिड़कियां हैं, कमरे में रखे हुए जितने भी सामान हैं, वो सारे के सारे लगभग मीटर की कोटि के हैं। ध्वनि का भी जो तरंग दैर्घ्य है वो मीटर की कोटि का ही होता है। इसीलिए ध्वनि का विवर्तन प्रकाश की तुलना में जो है वो आसानी से प्रेक्षित होता है। इसीलिए जैसे मान लीजिए कि दो यहाँ पर कमरे हैं, एक यहाँ कमरा है और एक इसके पास में यहाँ दूसरा कमरा है, और यहाँ पे एक टीवी लगा हुआ है। तो यहाँ से दो चीजें निकल रही है, एक तो दृश्य संकेत निकल रहे हैं और एक श्रव्य यानी ऑडियो संकेत निकल रहे हैं। दूसरे कमरे में बैठे व्यक्ति को ऑडियो संकेत तो सुनाई देते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते दृश्य संकेत। ये टीवी दिख नहीं सकता, उसको सुन सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दृश्य का मतलब हो गया प्रकाश। वो उस व्यक्ति के पास पहुंचेगा तो उसके लिए उसको किनारों पर से मुड़कर पहुंचना पड़ेगा, तो वो नहीं पहुंच पाता क्योंकि जितने भी अपने आसपास के अवरोध हैं वो सारे मीटर की कोटि के हैं, और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वो है एंगस्ट्रम की कोटि के लिए, इसको विवर्तन नहीं होता। लेकिन ध्वनि का विवर्तन आसानी से हो जाता है, इसलिए उस तक आवाज पहुंच जाती है लेकिन दृश्य संकेत नहीं पहुंचते।
तो ये पॉइंट भी आप याद रखना कि ध्वनि का विवर्तन आसानी से प्रेक्षित क्यों होता है प्रकाश की तुलना में। तो आज की क्लास में ये 3 पॉइंट है। नेक्स्ट क्लास जो है वो हम लेंस की करेंगे। लेंस को आज की क्लास में हम इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे ताकि अगली क्लास में जो है वो कंप्लीटली हम लेंस को डिस्कस कर पाए। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल .academy से। धन्यवाद।